नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार। आज एक छोटी सी खबर लेकिन बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 4 उम्मीदवारों की घोषणा बाकी थी। कांग्रेस ने 3 किस्तों में अपने 90 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, लेकिन भाजपा के 4 उम्मीदवारों की बात तय ही नहीं हो पा रही थी। क्या वजह थी, कौन सी ये सीटें थी जिसकी वजह से ये मामला बढ़ते ही चले जा रहा था? आज ही सुबह हमारे अखबार के एक कॉलम के लिए हमारे एक साथी ने लिखा, लगता है कि भाजपा इन 4 सीटों को भूल गई है। नामांकन की तारीख निकलने तक ये याद आएगा कि नहीं भाजपा को, लेकिन वो मजाक छपने के पहले ही पूरा हो गया। भाजपा ने 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। नामांकन को 5 दिन अभी बाकी हैं और इस तरह भाजपा के भी 90 उम्मीदवार कांग्रेस के 90 उम्मीदवारों के सामने आ गए हैं। लेकिन अगर बाकी पार्टियों का हाल देखें तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, या बसपा और गोंडवाना का गठबंधन है, या अरविंद नेताम की अगुवाई में जो हमर राज पार्टी बनी है सर्व आदिवासी समाज से, और अजीत जोगी की बनाई हुई जोगी कांग्रेस, इन्होंने भी 1.5 दर्जन से लेकर 2.5 दर्जन के बीच में उम्मीदवार घोषित किए हैं। शायद 16 से लेकर 32 के बीच में उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों के सामने आए हैं। लेकिन आज की छोटी सी चर्चा 4 उम्मीदवारों को लेकर है जो कि भाजपा के हैं। 4 सीटों पर बड़ी मशक्क़त के बाद पार्टी ये तय कर पाई है यहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे। इन 4 सीटों पे हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी, जो कि छत्तीसगढ़ की हर सीट पर बारीक नज़र रख रहे हैं। शशांक, ये 4 सीटें जो आई हैं, इतनी देर क्यों हुई थी इनको आने में? क्या मुश्किल आ रही थी भाजपा को? मुश्किल ये आ रही थी कि सामाजिक समीकरण इनका बिगड़ रहा था। सामाजिक संतुलन बनाने के नियत से इनको रोके गई थी कुछ जगह पर। मुख्य कारण यही था। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बेलतरा, ये बिलासपुर डिवीज़न की सीट है, ये बेलतरा जी। और बेलतरा से मुझको अगर ठीक याद है तो बद्रीधर दीवान यहाँ से विधायक होते थे, बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सबसे बुजुर्ग विधायक थे। रमन सिंह के समय में वो औद्योगिक केंद्र विकास निगम के अध्यक्ष भी थे, बिल्कुल। और इस सीट को लेके ऐसी चर्चा क्यों रहती है कि ये ब्राह्मण सीट है, यहाँ से ब्राह्मण लोग लड़ेंगे? मुझको ध्यान पड़ रहा है जी कि कांग्रेस पार्टी से भी प्रदीप शर्मा, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं ग्रामीण विकास के और विकास के दूसरे मुद्दों पर जी, और जो कुछ अरसा मैं और प्रदीप शर्मा साथ में एक अखबार में काम भी कर चुके हैं, लगे हाथों थोड़ा सा मैं अपने आप को और गौरवान्वित कर ले रहा हूँ। तो ये सीट जो है, इसको ब्राह्मण सीट क्यों मानते हैं कई लोग? इसका कारण ये है कि सीपत का पुराना सीपत विधानसभा में ज़्यादातर ब्राह्मण विधायक हुआ करते थे। अच्छा, ज़्यादातर सीटें। हाँ। ऐसा नहीं कि उस ब्राह्मण ही रहे हैं। हाँ। बसपा भी एक बार जीती है। हाँ। इंजीनियर याद आ रहा, रामेश्वर खरे वहाँ से विधायक रहे हैं। हाँ। और वो सीट विलोपित होगी परिसीमन के बाद। हाँ। बेलतरा नई अस्तित्व में आई। हाँ। शहर से लगी हुई सीट है। हाँ। और करीब करीब 14-15 वार्ड हैं। हाँ। और उसके बाद परिसीमन के बाद जब पहले बार भाजपा ने बद्रीधर दीवान जी को टिकट दी। हाँ। बद्रीधर दीवान जी देते हैं, और जब तक वो था फिर उसके बाद भी भाजपा के पास ही रही। लेकिन ब्राह्मण नहीं उम्मीदवार थे, जिलाध्यक्ष थे रजनीश सिंह, उसको टिकट दी गई। हाँ। और मौजूदा विधायक है रजनीश सिंह की टिकट काट के। अच्छा। हाँ, जिन 2 विधायकों की टिकट कटी है। हाँ। उसमें से एक रजनीश सिंह है। हाँ। और एक डमरूधर पुजारी। हाँ, जी, तो 13 विधायक तो बच ही थे, उसमें भी 2 गांठ दिए कटा। एक और कम हो जाता तो दर्जन भर कहलाते भाजपा के विधायक जी। हाँ। तो उनकी टिकट काट के नए सुशांत शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। कौन है सुशांत शुक्ला? सुशांत शुक्ला युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे युवा के सदस्य, पहचान अच्छी खासी है, युवाओं के बीच में उसकी पकड़ है। ऐसा? हाँ, तो कोशिश कर रहे थे। और जो मुझे जानकारी मिली है, वो जो मेरी जानकारी है, अनुराग ठाकुर, हाँ, जो केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ, वो इनके टिकट के लिए प्रयासरत थे। ऐसा? हाँ, यानी नौजवान पीढ़ी के हाँ, ये उन्हीं की कार्यकारिणी में रहे हैं।
अच्छा। हाँ, तो इनके अपने अच्छे अपने संपर्क हैं। हाँ। और इस बार मैं देख रहा हूँ सूची में दिलीप सिंह जूदेव परिवार या आसपास के लोगों को काफ़ी महत्व दिया गया है। दो तो उनके परिवार के, ये भी उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं। ऐसा? हाँ, बहुत करीबी है। तो अनुराग ठाकुर ने टिकट तो दिला दी, टिकट पाने में शायद मदद की सुशांत शुक्ला को, लेकिन वोट पाने में शायद ज़्यादा मदद वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, वैसे पहचान का है, युवा मोर्चा है, सक्रिय है। हाँ। और शहर से लगी सीट है। विपरीत परिस्थितियों में ये जीत के आए हैं। अब ये देखना है कि रजनीश सिंह का रुख क्या होता है। हाँ। क्योंकि वो भी जमीनी है, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ। उनकी टिकट काटेगी है। हाँ। और सिर्फ उनकी टिकट काटने की कोई दूसरी वजह नहीं है, क्योंकि लाइन से सीटों में ठाकुर समाज के या राजपूत उम्मीदवार हो रहे थे। जैसे अच्छा, दूसरी सीटों पे ठाकुर या राजपूत ज्यादा हो गए थे, बस इसलिए रजनीश सिंह को हटाया गया। ठीक। अभी मुझको लगता है कि आप जो बतला रहे हैं, अनुराग ठाकुर अगर चुनाव प्रचार में आएंगे यहाँ जी, तो शायद इस सीट पे जा सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अगर उनकी दिलवाई हुई टिकट है तो जी। अब ये देखना है कि उनका असर इस सीट पे कितना होगा वोटरों के बीच में उनके भाषण का। जी जी। वैसे भाषण अच्छे तल्ख देते हैं अनुराग ठाकुर, बिल्कुल। खबरों में रहते हैं भाषण की वजह से, बिल्कुल। मंच से, अपने अंदाज की वजह से। और मुझको उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ बेलतरा में क्या होता है। और जो आपकी जानकारी है कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय केसरवानी है, तो वो कैसे हैं इनके सामने? ठीक है, मजबूत है, ये संगठन के आदमी, जिलाध्यक्ष हैं और मतलब पकड़ वाले ये भी हैं। हाँ। ये पहले कोटा से ट्राई कर रहे थे। हाँ। कोटा इनकी पसंदीदा सीट थी। ये चूंकि अब शहर से लगी हुई सीटें हैं, जिलाध्यक्ष रहे तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अच्छा। अब यहाँ मुझे जो दूसरी संभावना जो लग रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष की थी। अनिल टाई यहाँ से लड़े थे और काफ़ी कुछ वोट पाए थे, मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार के करीब वोट मिले थे। इस बार वैसी गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि कुछ कांग्रेस से भी ऐसी हलचल है कि कोई बागी आएंगे। ऐसा यानी ये सीधा स्ट्रेट फाइट नहीं रहेगी, हो सकता है कि ये ट्रायंगुलर हो जाए और मजबूत ट्रायंगुलर हो जाए। ऐसा। चलिए, अगली सीट है अंबिकापुर, सरगुजा की अंबिकापुर सीट, जहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जाहिर है डिप्टी सीएम है तो उनकी तो टिकट कटना नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जिन लोगों की हार तय मानी जा रही है, जब उनको भी टिकट दे दी कांग्रेस ने तो टीएस सिंहदेव को तो टिकट मिलनी ही थी। वो तो टिकट बांटने वाले लोगों में से हैं, पाने वाले लोगों में से नहीं है। तो वो पिछली बार की तरह सरगुजा की अंबिकापुर सीट जो है वहाँ से टीएस सिंहदेव लड़ रहे हैं चुनाव। पुराना राज परिवार है, छत्तीसगढ़ के सबसे संपन्न कैंडिडेट हैं। शायद 660 करोड़ के करीब की उनकी संपत्ति है, ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल। चुनाव आयोग में दाखिल करना पड़ता है किसके पास कितना है क्या है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे संपन्न, और मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के 90 लोगों को मिला लें तो उनसे भी ज़्यादा संपन्न होंगे टीएस सिंहदेव। तो खैर, संपन्नता चुनाव में काम आती है, लेकिन टीएस सिंहदेव वजनदार नेता हैं, 5 साल सक्रिय रहे, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी सक्रिय रहे, न बन पाए तो भी सक्रिय रहे वो। अब इसीलिए उनको आखिर में डिप्टी सीएम बनाया गया। वहाँ से भाजपा ने टिकट दी है राजेश अग्रवाल को, यानी सीट से दोनों कांग्रेस और भाजपा के लोग सवर्ण, उच्च वर्ण समझे जाने वाले तबकों के लोग हैं। क्या है राजेश अग्रवाल का बैकग्राउंड? राजेश अग्रवाल का बैकग्राउंड ये है, ये मूलतः कांग्रेसी है। अच्छा। हाँ, और ये पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये आए थे। और कहाँ? भाजपा में। हाँ। और उस समय भी दावेदारी कर रहे थे। मुझे ध्यान है कि वो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर इनके लिए कोशिश कर रहे थे कि इनको टिकट मिल जाए। अच्छा। खैर, ये अंबिकापुर से सटी हुई नगर पंचायत है लखनपुर। हाँ। वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। इनका काफ़ी ओल्ड है और ये सिंहदेव जी के समर्थक रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, अच्छे समर्थक रहे, करीबी समर्थक रहे, और ये उस बेल्ट को यही संभालते थे। अच्छा। जहाँ से ये लीड लेते हैं। हाँ, ज़्यादातर सिंहदेव को जहाँ से लीड मिलती है अपने विधानसभा, ज़्यादा लीड मिलती है, उसको राजेश अग्रवाल ही संभालते रहे। बिल्कुल। अच्छा जी, तो वो उस हिसाब से मजबूत कैंडिडेट हैं। तो सिंहदेव के ही दाएं या बाएं हाथ को कमल दे दिया, कमल थमा दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है
कि पहले ये प्रचारित रहा है, ये पार्टी कि सीधे को उनकी पसंद का कैंडिडेट मिल जाता है। हाँ। ये चर्चा रही बाजार में। हाँ। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। वो अनुराग सिंहदेव को टिकट दे दी, जो पहले 2 बार उनसे हार चुके थे। अच्छा। वो इच्छा नहीं थी कि भटगांव से लड़ूं, वो लड़ना नहीं चाहते थे अंबिकापुर से, ऐसी चर्चा थी कि वो भटगांव से मांग रहे थे। लेकिन फिर भी उनको झोंक दिया। उनको जैसे ही घोषणा हुई, फिर वो अपना हेलीकॉप्टर सिंहदेव जी निकल गए दूसरे क्षेत्रों में प्रचार के। आखिरी 2 दिन प्रचार में आए। ये लेकिन तो जीत गए, लेकिन बहुत मार्जिन से, करीब 40,000 वोट से जीते। तो वो अब इस बार वैसी स्थिति, इस बार भी चर्चा थी कि कुछ नाम जो चल रहे थे वो या तो उनसे ओबलाइज हैं या उनसे मिले जुले तरह की स्थिति थी। मतलब कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नाम नहीं थी। एक ऐसी चर्चा रहती थी कि भाजपा भूपेश बघेल से इतनी डरी सहमी रहती है कि वो कांग्रेस के भीतर भूपेश बघेल का एक मुकाबला जिंदा रखना चाहती है सिंहदेव की शक्ल में, कि टीएस सिंहदेव जीत कर आएंगे, विधायक दल के भीतर रहेंगे तो भूपेश बघेल के ऊपर कम से कम कुछ दबाव रहेगा। इसलिए ऐसी चर्चा चल रही थी। हमने यहीं कैमरे के सामने कुछ दिन पहले मजाक भी किया था कि भाजपा इतनी मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है अंबिकापुर का उम्मीदवार तय करने में, कि कहीं वो उम्मीदवार जीत तो नहीं जाएगा सिंहदेव से। ऐसी हमने चर्चा यहाँ पे की थी, मजाक में ही की थी। जी, ये मजबूत कैंडिडेट हैं और इस बार उनको थोड़ा सा कड़ा मुकाबला रहेगा इस बार यहाँ अंबिकापुर में। ऐसा? हाँ, इनके यहाँ तो सिंहदेव को हो सकता है थोड़ा सा वक्त यहाँ देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का काम देखे हुए व्यक्ति जो हैं जी, वो अब भाजपा में हैं जी, और भाजपा ने उनको टिकट दे दी है। जी जी। जो 2 नाम थे चल रहे थे, राजेश अग्रवाल और एक आलोक दुबे, दोनों ही कांग्रेस से आए हुए थे। अच्छा। दोनों ही मजबूत थे। बाकी जो लोकल जो लीडर थे, जो पुराना पामरे थे, वो काफी कमजोर माने जा रहे थे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अंबिकापुर में भाजपा के पास उम्मीदवार बनाने लायक खालिस बचपन से जो संघ जाता हो, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं था? नहीं। दोनों ही नाम जो उसके सामने थे वो भूतपूर्व कांग्रेसी थे। बिल्कुल। यानी मुझको हैरानी ये होती है कि जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वो धीरे धीरे किस तरह कांग्रेस युक्त भाजपा बनते जा रही है। जो यहाँ पे बार बार एक स्टार प्रचारक जो आते हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, वो तो मूलतः कांग्रेसी रहे हुए हैं। उनको ला के भाजपा ने प्रदेश के, असम के अपने दूसरे नेताओं के ऊपर उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज वो भाजपा की आंखों के तारे हैं। और ये जो अंबिकापुर का जो शशांक बता रहे हैं कि जिन 2 नामों पे विचार चल रहा था सिंहदेव के खिलाफ खड़ा करने के लिए, ये भी दोनों कल तक कांग्रेसी थे। आज वो उम्मीदवार उनमें से एक बन गए हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि अंबिकापुर जैसी पुरानी जगह पे भाजपा अगर अपने किसी मजबूत उम्मीदवार को तैयार नहीं कर पाई है तो बड़ी हैरानी की बात है मेरे लिए। अगली सीट पे हम चलते हैं। ये सीट है बेमेतरा। बेमेतरा जिला है, एक समय दुर्ग जिले का हिस्सा था, अब बेमेतरा जिला है। बेमेतरा से कांग्रेस के विधायक हैं अभी वहाँ पे आशीष छाबड़ा, उन्हीं को टिकट दी है कांग्रेस पार्टी ने। नौजवान विधायक हैं जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, ताम्रध्वज साहू उनके करीबी हैं, आशीष छाबड़ा। वहाँ से भाजपा ने टिकट दी है दीपेश साहू को। आपको ध्यान होगा कि अभी 3 दिन पहले जब हमने यहाँ चर्चा की थी कि कितने साहू उम्मीदवार किस पार्टी में हैं, क्या है, तो हमने भाजपा के 10 साहू उम्मीदवार गिने थे और हमने कहा था कि बची 4 सीटों में 1 साहू और होगा भाजपा का। बिल्कुल 11 होंगे और कांग्रेस के 9 साहू उम्मीदवार होते हैं। आज के दीपेश साहू को मिलाकर भाजपा के 11 साहू उम्मीदवार हो गए हैं। ये हमने 4 दिन पहले जो पिछली बातचीत थी शशांक से, बिल्कुल उसी के दौरान हमने कहा था। शशांक, ये दीपेश साहू कौन है? ये भी कांग्रेसी थे मूलतः पहले, ये भी कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस से भाजपा में आए और ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। अच्छा। हाँ, युवा हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा? हाँ, और चूँकि वहाँ क्या हुआ, ताम्रध्वज साहू एक साहू कैंडिडेट विधायक रहे हैं। हाँ। जातिगत समीकरण को देखते हुए उतारा गया है। चूँकि अभी रिसेंट पे बीरनपुर घटना हुई थी, उनसे लगी हुई सीट है, प्रभावित रही है,
तो एक सिर्फ सामाजिक समीकरण को देखते हुए एक जाति समीकरण को मैं लेकिन एक और चीज़ समझना चाहता हूँ, आपके सामने भी रख रहा हूँ। मैं जाति पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन राजनीतिक दल भरोसा करते हैं, वोटर जातियों के आधार पे वोट देते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक डस्टर लेके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ जातिवाद मिटा नहीं सकता। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, मेरे कहे के मुताबिक आप वोट मत डालिएगा। ये जो सीट है बेमेतरा की, जहाँ से भाजपा ने अभी दीपेश साहू को टिकट दी है, इससे लगी हुई साझा है जी। साझा भी इसी जिले में है जहाँ से कांग्रेस के रविंद्र चौबे मंत्री हैं। वहीं पर एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना में ईश्वर साहू नाम के आदमी के भुवनेश्वर साहू नाम के बेटे को, जवान बेटे को मार डाला गया था। उसमें मुस्लिम गिरफ्तार हुए हैं, कई हिंदू मुस्लिम तनाव बड़ा हुआ था वहाँ पे। मानो इसके जवाब में 2 दिन के भीतर 2 मुस्लिमों को मार डाला गया था वहाँ। वो एक तनाव लंबा किस्सा है, लेकिन भाजपा ने वहाँ पे बड़े नाटकीय तरीके से उस गरीब मजदूर ईश्वर साहू को, जिसके झोपड़े में बैठने की जगह नहीं है, हम गए थे तो आंगन में हमको बैठना पड़ा था, उस ईश्वर साहू को भाजपा ने इसके ठीक बगल से, दीपेश साहू के ठीक बगल से ईश्वर साहू, 2 साहू उम्मीदवार हो गए वहाँ पर भाजपा के। तीसरा इसी से लगी हुई पंडरिया सीट है पास की जी। पंडरिया सीट में भाजपा ने भावना बोहरा जी, जो कि बोहरा सरनेम से थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं साफ कर दूं, वो डॉक्टर रमन सिंह की भांजी लगती हैं भावना, और उनकी शादी एक जैन परिवार में हुई है, राजस्थानी जैन परिवार है जो सरनेम वोहरा लिखते हैं। तो वो उनको पंडरिया से उम्मीदवार बनाया है। अच्छी उम्मीदवार हैं, वहाँ पे एम्बुलेंस चलाती थी, सिलाई प्रशिक्षण का काम करती थी, महिलाओं के बीच में बरसों से काम कर रही थी, बरसों से उनकी तैयारी कैंडिडेट बनने की थी। जिला पंचायत के सदस्य हैं। जिला पंचायत सदस्य थी। उनका बायोडाटा मैंने देखा हुआ है जो कई पन्नों तक तैरता है, इतना उनका काम किया हुआ है वहाँ पे। वहीं से लगी हुई जो अगली सीट है कवर्धा की, जहाँ पर पिछले 1-1.5 बरस में लगातार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ है, तनाव हुआ है, जहाँ से मोहम्मद अकबर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, मंत्री हैं, और वहाँ से विजय शर्मा भाजपा के प्रदेश के महामंत्री, वो भाजपा के उम्मीदवार हैं वहाँ से मोहम्मद अकबर के खिलाफ। कुछ लोगों का कहना है कि 4 लगी सीटों में भाजपा ने 1 से ज़्यादा साहू लोगों को टिकट दी है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इनमें से 1 सीट जो है किसी और ओबीसी को दी जा सकती थी। क्या सोचना है शशांक? इसमें योगेश तिवारी का नाम प्रमुखता से उतरा था। हाँ। योगेश तिवारी की ज्वाइनिंग भी उसी लिए कराई गई थी, मतलब जो जोगी कांग्रेस से कांग्रेस या कांग्रेस से जोगी कांग्रेस होते हुए भाजपा में आए थे। और पिछले चुनाव में करीब 30,000 वोट पाए थे निर्दलीय करीब 29-30 हज़ार के इस तरह का निर्दलीय कम्युनिटी। जनता कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जनता तो वो पाए थे। और पिछले 5 सालों में काफ़ी सक्रिय थे। और उम्मीद भी थी, कहा भी जा रहा था, ऐसे वो तैयारी मान के भी चल रहे थे। फिर अंत में ये एक समीकरण बिठ रहा था कि चूँकि फिर वो यानी अगल बगल में साहू सहानुभूति हो सकती है, बस शायद इसलिए यहाँ से बनाया गया होगा। तो योगेश तिवारी के अभी भी बागी होकर लड़ने की कुछ है क्या? क्योंकि भाजपा में तो उनको मेरे ख्याल से अभी तक 10 दिन का खाना भी नहीं खाए हैं। 10 दिन का खाना नहीं खाए। मेरी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी, अभी भी बात हुई थी। तो उनका बिल्कुल टिकट को लेके आश्वस्त थे। अब उसके बाद क्या रुख रहेगा ये कहना अभी कठिन है, लेकिन पता तो लगाना चाहिए आपको, आपकी जब बातचीत है। अब उम्मीद है, मुझे लगता नहीं है कि अब वो इस तरह के बागी होकर लड़े। नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? भाजपा में गए हैं, भाजपा ने उनको किनारे बिठा दिया, वो मतदाता रहेंगे, एक मतदाता, और तो कुछ नहीं है उनका यहाँ। ये जरूर है कि जितने नाम जो चल रहे थे उसमें सबसे मजबूत वही थे, ये वैसे पार्टी के लोगों का भी मानना है ऐसा। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा में आए हैं 10 दिन पहले जी। आज अगर उनको वहाँ पे उम्मीदवार बनाएंगे तो जिन लोगों ने भाजपा में पूरी जिंदगी गुजारी है, जिन्होंने बचपन से आरएसएस की शाखा में जाकर
संघ अध्यक्ष किया हुआ है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या शामियाना भर लगाएंगे या वो लोग केवल मतदाता पर्ची बांटेंगे योगेश तिवारी के नहीं, लिए? ऐसा नहीं है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ऐसा हुआ है। हाँ। आप सीतापुर से नए कैंडिडेट को दिए हैं जो कुछ दिन पहले ही आए और टिकट दी गई। हाँ। तो इस तरह के भी भाजपा से भी पिछली बार निर्दलीय लड़े हुए थे। हाँ। जो कि कांग्रेस से लड़े हुए थे, सियाराम कौशिक और विजय व्यास कश्यप। हाँ। ये सब पिछले चुनाव लड़ चुके थे दूसरी पार्टियों से, उनको ला के टिकट दी गई है। हाँ। तो इससे इस बार परहेज नहीं किया गया है। ऐसा जो ज़्यादा मजबूत दिखे या उनको लगता है कि उनको ये लगा होगा कि ये इक्वेशन ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा। अच्छा, वरना योगेश तिवारी आपको मजबूत कैंडिडेट दिख रहे थे? जी बिल्कुल। शशांक तिवारी जी को योगेश तिवारी मजबूत कैंडिडेट लग रहे थे, वहाँ से आप खुद ही निष्कर्ष निकालिए। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं अगले सीट पे आता हूँ, कसडोल। कसडोल से भाजपा ने टिकट दी है धनीराम धीवर को। मुझको अगर ठीक याद पड़ता है तो ये 90 सीटों में धीवर समाज के ये अकेले उम्मीदवार हैं। अकेले कैंडिडेट है। और ये पिछले चुनाव में गौरी शंकर अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष, ये बड़ा हाई प्रोफाइल सीट रही है। हाँ। क्योंकि कसडोल से कन्हैयालाल शर्मा लड़ते रहे। हाँ। फिर उसके बाद एक ऐसा मौका आया जब पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है तो एक धनाढ़ और पैसे वाले गौरी शंकर जी उतरे। उनके मुकाबले कांग्रेस ने राजकमल सिंघानिया को उतारा, जो रायपुर के थे। जो रायपुर के थे। और ये दोनों ही गौरी शंकर अग्रवाल और राजकमल सिंघानिया, ये रायपुर में रोज उठने बैठने वाले, रोज साथ में खासा समय गुजारने वाले लोगों में से थे। बिल्कुल। जो रायपुर से जाकर वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो ये बड़ी हैरानी की बात थी। दोनों ही कैंडिडेट वहाँ पैराट्रूपर जैसे थे। हालांकि गौरी शंकर जी का उस इलाके में पारिवारिक इतिहास रहा है। वहाँ अगर मुझको ध्यान पड़ रहा है तो बिलाईगढ़ के रहने वाले थे। बिलाईगढ़ के इनके गौरी शंकर जी के पिताजी बिलाईगढ़ के रहने वाले थे। बिल्कुल। इनके बड़े भाई से मेरी मुलाकात होते रहती थी। दाऊ श्याम सुंदर जी नाम था शायद उनका। तो खैर, कसडोल का शशांक ने जो याद दिलाया कन्हैयालाल शर्मा का, मुझको याद है। मैं उन दिनों रिपोर्टिंग करता था। मोतीलाल वोरा के मंत्रिमंडल में कन्हैयालाल शर्मा मंत्री थे और रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी थे। ठीक है। और कन्हैयालाल शर्मा को यहाँ पर जब वीर नारायण सिंह के कार्यक्रम होते थे, शहीद वीर नारायण सिंह के कार्यक्रम होते थे, कन्हैयालाल शर्मा को मंच पर बैठना पड़ता था। तो उनको कन्हैयालाल शर्मा जी को बड़ी दिक्कत भी होती थी उसमें। उन्होंने बंद कमरे में, आज रह नहीं गए हैं वो, इसलिए बतलाने में दिक्कत नहीं है, बंद कमरे में उन्होंने कहा था कि वीर नारायण सिंह ने अनाज लूटकर जब गरीबों में बांटा था, जमींदारों का, बड़े किसानों का, तो उसमें कन्हैयालाल शर्मा के परिवार के कुछ लोग भी मारे गए थे, ऐसा उनका कहना था। और वो बतलाते थे कि वो माँ के पेट में थे इसलिए वो बच गए थे कन्हैयालाल शर्मा, ऐसा उनका कहना था। बड़े लोकप्रिय नेता थे, नरमी से बात करते थे, लोगों की मदद करते थे। खैर, ये कसडोल की बात हो गई। अब कसडोल में अब रायपुर से जाकर बड़े बड़े अरबपति नेता जो हैं गौरी शंकर अग्रवाल और राजकमल सिंघानिया, ये चुनाव लड़ते थे। भाजपा का देखिए कैसा वक्त आ गया है कि एक वक्त गौरी शंकर अग्रवाल जैसे अरबपति वहाँ से विधायक थे और अब वहाँ से धनीराम धीवर वहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो मुझको नहीं लगता कि ये वैसे संपन्न होंगे। नहीं, बिल्कुल संपन्न नहीं है। बिल्कुल संपन्न नहीं है। और इस सीट में उनकी गौरी शंकर जी की पसंद चली है। अच्छा। हाँ, इनको उनकी पसंद से ही मिला है जो मेरी जानकारी है। हाँ। और ये इसका बैकग्राउंड ये है कि इनकी पत्नी भी सरपंच थी और ये भी सरपंच रहे हैं दोनों। तो यहाँ से कांग्रेस के, अच्छा हाँ, आप कुछ बता रहे थे आप। ये जो धीवर समाज के लोवन ब्लॉक के अध्यक्ष है समाज के। अच्छा। धीवर समाज की करीब अच्छी खासी आबादी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, करीब 20,000 वोट हैं वहाँ। अच्छा। 20-25 हज़ार के आसपास। तो जाति समीकरण को देख के, क्योंकि क्या हुआ है, कांग्रेस से एक विधायक भी हैं। हाँ। निषाद समाज के, कुंवर सिंह निषाद। हाँ। भाजपा से ऐसा कुछ नहीं था। तो इस बार दबाव भी था, एक प्रदर्शन भी हुआ था कि समाज को एक भी टिकट नहीं मिली है। तो टिकट के लिए फिर कसडोल को चुना गया। अच्छा। इस समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए कसडोल को चुना गया। यहाँ से कांग्रेस के संदीप साहू उम्मीदवार हैं जी। ये भी नए हैं। वहाँ कांग्रेस से साहू समाज की महिला अभी तक विधायक थी। हाँ। जिनको
टिकट जिनकी काटी गई, जिनको हटाया गया, और वहां से कांग्रेस के संदीप साहू, संदीप कैसे हैं इनके मुकाबले? वो भी नए हैं, उतना जमीनी नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है, समाज के भीतर अपनी पकड़ रखते हैं। अच्छा, अच्छे खासे पकड़ रखते हैं, लड़के हैं। और अभी थोड़ी सी अच्छी उसके लिए अच्छी स्थिति ये है कि शकुंतला साहू भी उनके सपोर्ट में आई हैं, आ गई हैं। संदीप साहू के मैंने एक वीडियो तो देखा था, संदीप भैया लड़ रहे हैं, संदीप भैया जीतेंगे, ऐसा शकुंतला साहू बोल रही थी। हाँ। हालांकि मैं राजनीति में इस तरह से कैमरे के सामने दिए गए बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। हो सकता है मन में कुछ रहे, जुबान पर कुछ रहे, लेकिन अगर वो साथ दे रही हैं शकुंतला साहू जिनकी टिकट कटी है, तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, मजबूत बात हो सकती है। तो आज की भाजपा की इन 4 सीटों पर हमने चर्चा की है। बस अब 90 हो गई पूरी भाजपा की, कांग्रेस की भी 90 पूरी हो गई। चुनाव मैदान सामने है, 5 दिन बाद नामांकन खत्म हो जाएगा, उसके शायद 2-4 दिन के बाद में नाम वापसी का वक्त निकल जाएगा और मैदान साफ होगा। तो 30 तारीख तक हमको रास्ता देखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 30 तारीख तक रास्ता देखने के लिए, क्योंकि अभी हम जब इस स्टूडियो में आ रहे थे, इसके कुछ देर पहले मुझको देखने मिला मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों को बदल दिया है। ठीक है, बिल्कुल। वही वेणुगोपाल जिनके दस्तखत से नाम घोषित होते हैं दिल्ली से, वेणुगोपाल के दस्तखत से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों को बदलने का फैसला आ गया है। उनके नाम जारी हो गए हैं चारों के। उनके नाम से हम ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए मैं नामों पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो असंतुष्ट हैं, जिन लोगों को विरोध करना ठीक लग रहा है अभी, उनके सामने मध्य प्रदेश एक मिसाल की तरह रहे। वो अभी जो सरायपाली के विधायक हैं, अभी थोड़ी देर मेरी पहले चर्चा हुई, वो मानते हैं कि अभी भी बी फार्म मिलते तक चेंज हो सकते हैं। अब वो उनकी टिकट कट गई है, उनकी जगह एक चातुरी नंद को प्रत्याशी बनाया गया है। किस्मत लाल नंद ये कांग्रेस के विधायक थे। नाम देखिए, नाम कितना महत्वपूर्ण है। किस्मत लाल नंद, यानी जिसकी किस्मत लाल हो, और नंद कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे किस्मत वाले सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, और मुझको ध्यान है आपने कहा था 50,000 वोट से जीते थे पिछली बार। 50,000 से अधिक वोटों से, 50,000 से अधिक वोट से जो जीते थे, अब भी 5 साल पहले उनकी टिकट काट दी कांग्रेस पार्टी ने। अभी उनके नाम के साथ एक जानकारी तैरते हुए आई है, वो ये है कि जिनको टिकट दी है, नंद समाज की ही जिस महिला को कांग्रेस ने टिकट दी है, वो सरकारी सेवा में है। अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनसे प्रत्याशी से मेरी बात हुई अभी। हाँ। तो उनका कहना इस्तीफा मंजूर हुआ है ऐसा। हाँ, तो अभी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन किस्मत लाल नंद को मध्य प्रदेश में 4 उम्मीदवार बदलने से अपनी किस्मत के ऊपर अभी भी कुछ भरोसा हो सकता है, वो दांव लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुछ और जगहों पे जहां असंतोष होगा, उनके लिए मध्य प्रदेश एक बड़ी उम्मीद की किरण की तरह सामने आ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अभी 5 दिन बाकी हैं 70 सीटों के नामांकन में जी। और इसमें क्या होता है आने वाले दिनों में देखेंगे। आज की बातचीत हमने केवल इन 4 बीजेपी कैंडिडेट की घोषणा को लेकर की थी, थोड़ा इधर उधर गपबाजी में ज़्यादा समय लग गया। खैर, आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे टिप्पणी कीजिए, और हाँ, वोट डालने ज़रूर जाइएगा। मेरी अपील है आपसे, जिस प्रदेश में 5% वोटों से 1 से कम 5% वोटों के फासले से कांग्रेस और भाजपा की सरकार बदल सकती है। 10 सीटों का गैप हो गया था 2013 में 5% वोटों की वजह से। आप सोचिए, आप घर बैठे रहेंगे, पता लगेगा जिसको आप नहीं चाहते हैं वो विधायक भी बन गए, उनकी सरकार भी बन गई। ऐसा मत कीजिए। जो आपकी पसंद है उसके पक्ष में, या जो नापसंद है उसके खिलाफ वोट डालने जरूर निकलिए। अधिक से अधिक वोट डालेंगे तो नेताओं की किस्मत भी बदल सकती है, उनका हौसला भी हिल सकता है। फिर मिलते हैं।